Hello students, welcome to Achyuta class in which we will discuss about solution in one shot. Solution in one shot कह लो या solution in gun shot कह लो. ठीक, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे सॉल्यूशन क्या होता है. जल्दी से सॉल्यूशन होता क्या है. सॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. अब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता क्या है. सीधी सी बात है, अगर किसी एक जार में या ग्लास में वाटर ले लें, उसमें चीनी डालें, शुगर डालें, ठीक. अब ये वाटर किसकी तरह बिहेव करेगा. हम क्या कर रहे हैं, शुगर को वाटर में डाल रहे हैं, ठीक. तो ये वाटर बिहेव करेगा सॉल्वेंट की तरह, और इसका अमाउंट ज़्यादा होगा. ये शुगर किसकी तरह बिहेव करेगी, सॉल्यूट की तरह, ठीक. और इसका अमाउंट थोड़ा सा कम होगा, ठीक. तो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे. सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, ठीक. तो अब आगे देखते हैं. जैसा कि हमने देखा है सॉल्यूट. अब सॉल्यूट क्या होता है. सॉल्यूट हम देख चुके हैं कि स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है, स्मॉल फ्रैक्शन में पाया जाता है. सॉल्वेंट लार्ज फ्रैक्शन में पाया जाता है. तो इसका अगर हम मास देखें तो स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करेंगे. इसको स्मॉल डब्ल्यू से, इसको कैपिटल डब्ल्यू से. अब अगर हम बात करें कि मोलर मास क्या होता है, स्मॉल एम डब्ल्यू से डिनोट कर दें, कैपिटल एम डब्ल्यू से डिनोट कर दें, ठीक. नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन कैपिटल एन. तो इसको नोट कर लीजिए. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं. अब कंसंट्रेशन क्या होता है. सबसे पहला टर्म क्या है, कंसंट्रेशन, ठीक. टाइप ऑफ सॉल्यूशन पर यहाँ बात नहीं करेंगे, जो कि पूछा नहीं जाएगा बोर्ड में, ठीक. कंसंट्रेशन क्या होता है. अब कंसंट्रेशन का मतलब क्या है. जैसे ये है वाटर, ये ए, ये बी. इसमें 2 टीस्पून 2 चम्मच चीनी मिला दें, इसमें 3 चम्मच चीनी मिला दें. तो कौन ज़्यादा सांद्रित होगा या कौन ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा, कैसे पता चलेगा. अमाउंट इसमें क्या है, सॉल्वेंट का सेम है, सॉल्वेंट का अमाउंट सेम है. अगर हम इसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे, इसमें 3 चम्मच चीनी डालेंगे, तो कौन ज़्यादा स्वीटेस्ट होगा, बी वाला. क्यों, क्योंकि इसमें सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कह लो, अमाउंट कह लो, कंसंट्रेशन कह लो, ज़्यादा है. तो इसी को हम डिफाइन करेंगे जैसे कि मोलैरिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया. तो सबसे पहला काम नंबर ऑफ मोल्स सीख लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं. नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास. जिस चीज़ का अगर हमें मोल्स निकालने हैं, हम क्या करें, उसका मास ले लें, उसका मोलर मास ले लें. फॉर एग्जांपल 36 ग्राम H2O. तो 36 ग्राम H2O के लिए नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, मास कितना दे रखा है 36 डिवाइडेड बाई H2O के मोलर मास कितना होगा 2 + 16 = 18. तो यहाँ हो गया 18 और कैंसिल करेंगे तो ये 2 आएगा. तो इसका मतलब क्या है कि 36 ग्राम अगर वाटर लिया तो उसमें कितने मोल्स ऑफ वाटर हैं, 2 मोल्स, ठीक. तो आगे बढ़ते हैं. ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स फॉर सॉल्यूट, सॉल्वेंट, जो भी लेना चाहो, ठीक. अब आगे देखते हैं इसमें क्या है. अगर हम बात करें कि 1 मोल क्या होता है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी. 1 मोल एक नंबर है. जैसे अगर हम बात करें रेत या सैंड के पार्टिकल्स, इतना नंबर हो जाए तो हम उनको बोल सकते हैं 1 मोल सैंड पार्टिकल्स, 1 मोल रेत, ठीक. ये कोई कुछ भी हो सकता है पार्टिकल्स में, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये कुछ भी हो सकता है, एटम, आयन, ये सब हो सकते हैं. तो 1 मोल की वैल्यू क्या होगी 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स, जिसको एवोगाद्रो ने दिया था. इस वजह से इसको एवोगाद्रोज नंबर कहते हैं. हिंदी में एवोगाद्रो संख्या, एवोगाद्रोज नंबर, ठीक. एवोगाद्रोज नंबर या Na की वैल्यू कितनी है 6.02 × 10⁻23, ठीक. अब देखते हैं आगे मोलैरिटी का पहला चरण देखते हैं. मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ठीक. कैपिटल M से डिनोट करेंगे तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे. इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल किसके हैं,
सॉल्यूट के, किसके, सॉल्यूट के। तो इसको डिफाइन करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, 1 लीटर, और नंबर ऑफ मोल्स उसमें कितने होंगे, किसके होंगे, सॉल्यूट के। तो अगर हम बात करें 1 लीटर सॉल्यूशन ले लें, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स डालेंगे तो वो उसकी क्या कहलाएगी, मोलैरिटी। अब कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन के और भी टाइप होंगे, तो पहले इससे पहले फॉर्मूला ये वाला देख लेते हैं। m इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। 1 लीटर बोल रखा है, ठीक। अगर ये लीटर में नहीं होगा, हमें क्या पता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बताइए, W/mW, ठीक। तो अब देखिए यहाँ क्या है, अगर ये नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के ले लिए तो W/mW, ओपन करेंगे एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, W/mW अपॉन वॉल्यूम। अगर हमें लैब में, क्या ये लीटर में दे रखा होगा, नहीं, ml वगैरह में दे रखा होगा। लीटर को ml में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये ml में, ठीक। तो अब आगे देखते हैं, इतना नोट कर लिया, इसके आगे देखते हैं। ये वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, ये मोलर मास है सॉल्यूट का, ये मास सॉल्यूट का, ठीक। अब इसकी यूनिट क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स के लिए मोल, यहाँ वॉल्यूम हो जाएगा लीटर में तो मोल पर लीटर, यूनिट होगी मोल पर लीटर, ठीक। अब आगे देखते हैं, मोलैलिटी। मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अब इसके आगे देखिए, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब इनका कहने का मतलब यह है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के होंगे, उसको हम बोलेंगे उसकी मोलैलिटी। अगर हम 1 लीटर सॉल्यूशन ले लें, सॉल्यूशन, ठीक, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे तो उसको हम बोलेंगे मोलैरिटी। तो यहाँ मोलैलिटी का टॉपिक देखते हैं क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट है, वहाँ मोलैरिटी में क्या था, मोलैरिटी में क्या था, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन था, बट यहाँ क्या होगा, सॉल्वेंट का मास कितना होना चाहिए, 1 kg, ठीक। तो फॉर्मूला देखते हैं, स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं, ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास हम कैपिटल W से ले रहे थे, वो भी किसमें, kg में लेना पड़ेगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, इसको एक्सपेंड करके n की जगह हम क्या लिख सकते हैं, W/mW, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास अपॉन मोलर मास इनटू कैपिटल W। अगर हमें किलोग्राम में नहीं दे रखा होगा, ग्राम में दे रखा होगा तो क्या करेंगे, ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं, W × 1000 डिवाइडेड बाई mW इंटू कैपिटल W इन ग्राम, ठीक। यूनिट क्या होगी, मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो यहाँ हमारा ये मोलैलिटी भी खत्म हो गया। अगला टॉपिक है हमारा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, जल्दी से देखिए, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ, क्या, नंबर ऑफ मोल्स नहीं होंगे यहाँ पर, क्या होंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसके, सॉल्यूट के, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। तो फॉर्मूला देखते हैं क्या है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक। तो अब ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, किसी को पता है तो बताइए, चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ग्राम इक्विवेलेंट होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, या मास बाय इक्विवेलेंट मास, मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो देखते हैं क्या है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, देखते हैं। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन n फैक्टर। तो इसको पुट करते हैं, देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखेंगे, W/E डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर, ठीक। अब इस E की जगह mW/NF करते हैं। तो अगला फॉर्मूला देखते हैं सीधे, W/NF
MW जब पुट करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, वॉल्यूम इंटू NF। अगर ये ml में होगा तो यहाँ ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई, ठीक, और ये हो गया हमारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, ठीक। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 इंटू n फैक्टर। n फैक्टर क्या होता है, वैलेंस फैक्टर। n वैलेंस फैक्टर क्या होता है, अगर कोई एसिड है या बेस है, जैसे HCl होता है, HCl क्या करता है, H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक डाउन होता है, तो क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक। तो वहाँ n फैक्टर क्या हो जाएगा, 1, ठीक। और ये मोलर मास किसका है, सॉल्यूट का, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, किसमें, ml में। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया। इससे पहले हमने क्या देखा था, ये जो इतना पार्ट है ये क्या है, मोलैरिटी ही तो है, मोलैरिटी ही तो है, और ये NF। तो एक फॉर्मूला यहाँ क्या आ गया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, एक ही फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फिर इसको हटा के दूसरा फॉर्मूला, ठीक। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू NF। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। एक क्वेश्चन है कि किसी सॉल्यूशन की अब 1.5 मोलर HCl सॉल्यूशन है, ठीक। एक जो है 1.5 मोलर, मतलब उसकी मोलैरिटी कितनी है, 1.5 HCl सॉल्यूशन है, तो इसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालें, हमने अभी पढ़ा है कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। मोलैरिटी दे रखी कितनी, 1.5। n फैक्टर कैसे निकालेंगे, n फैक्टर क्या होता है, HCl ब्रेक डाउन करेगा किसमें, H प्लस प्लस Cl माइनस में। इसका मतलब क्या हुआ, n फैक्टर मतलब वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर क्या होता है, वैलेंस फैक्टर वो होता है जितना भी चार्ज, जितना भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में होगा। तो जैसे अगर हम बात करें HCl है, HCl ब्रेक डाउन होगा तो H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक डाउन होगा, ठीक। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, तो टोटल मूवमेंट कितने का हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ वैलेंस फैक्टर हो जाएगा या n फैक्टर हो जाएगा 1। तो सीधी सी बात है, यहाँ 1 रखेंगे, जो नॉर्मेलिटी होगी वही मोलैरिटी हो जाएगी, ठीक। यहाँ क्या हो गया, अगर कोई किसी चीज का n फैक्टर 1 है तो इसका मतलब जितनी मोलैरिटी दे रखी होगी उतनी ही नॉर्मेलिटी होगी, जितनी नॉर्मेलिटी दे रखी होगी उतनी मोलैरिटी होगी, ज़्यादा सोचने की बात नहीं, ठीक। अब आगे देखते हैं। मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं, x से, या इसको बोलते हैं काय। क्या बोलते हैं, काय। सीधी सी बात है, अगर हमें मोल, ये क्या है, नाम से ही क्लियर है, मोल का फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब होता है किसी चीज़ का पार्ट या भाग या हिस्सा, ठीक। अगर हम बात करें कि मेरे पास 5 रुपए है, आपके पास भी 5 रुपए, ठीक, तो दोनों मिलाकर एक बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका कितना अमाउंट है, आपका कितना अमाउंट है 5, और टोटल अमाउंट कितना है 5/10। तो ये अगर कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2, मतलब इतना फ्रैक्शन आया। अगर इसको परसेंटेज में देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50%, ठीक। उसी तरह यहाँ नाम से ही क्लियर है, ये मोल का फ्रैक्शन है। किसका फ्रैक्शन है, मोल का। तो मोल की बात करेंगे, ठीक। जैसे अगर A और B दो कंपोनेंट है या दो रिएक्टेंट है, तो A के मोल्स हो गए Na, B के मोल्स हो गए Nb। अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है, किसी सॉल्यूशन में A और B मिलाए गए, ठीक, उनके मोल्स होंगे Na Nb। तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकाल लेते हैं पहले, तो हम क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A रखें अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल्स कितने हैं, Na प्लस Nb, ठीक। तो Na प्लस Nb। इसी तरह अगर XB निकाले मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो यहाँ क्या हो जाएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb, ठीक। तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ठीक। सबसे जरूरी चीज देखिए बेटा, सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, तो उनका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा XA और XB। तो हमें ये याद रखना है कि XA प्लस XB हो जाता है 1। इनमें से किसी का भी मोल फ्रैक्शन, कोई मोल फ्रैक्शन ऑफ टोटल सॉल्यूशन विल बी 1। मतलब क्या होगा कि जो पूरा सॉल्यूशन है उसका मोल फ्रैक्शन जब इक्वल करेंगे तो कितना आएगा 1, ठीक। जैसे कि अगर हम बात करें A और B कंपोनेंट है, या A और B सॉल्वेंट सॉल्यूट जो भी हो, मिक्सचर हो, ठीक, इन दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम कितना आएगा 1। इनमें से एक अगर पता हो तो क्या करें,
ये पता है, ये नहीं पता तो क्या करें, एक्स बी इक्वल टू, इसको उधर भेज दें, 1 माइनस एक्स से हो जाएगा। अगर हमें एक्स से निकालना है तो 1 माइनस एक्स बी कर लें। ठीक, तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन खत्म। आगे देखते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ये सीधे हम बोल रहे हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, हेनरी ने क्या बताया था? हेनरी ने ये बताया था कि अगर किसी गैस की सॉल्युबिलिटी देखनी है तो हम क्या करें, हेनरी लॉ को फॉलो करें। तो यहाँ क्या होगा, अगर हमें, जैसे कि अगर हम बात करें कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक आती हैं, कोल्ड ड्रिंक आती हैं, उनमें क्या होता है, सोडा होता है, वरना तो वैसे वो मीठा पानी है, सीधी सी बात, स्वीटेस्ट वाटर है, फ्लेवर्ड वाटर है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, उसमें सोडा को हाई प्रेशर पर फिल करते हैं तो क्या बन जाती है, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक, तो अब देखते हैं बेवरेजेस में आती हैं जो। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, अगर हम बात करें जो अमाउंट है किसका, जनरली ये किसके लिए होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। इसकी एप्लीकेशन क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मतलब लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी कैसे पता करेंगे, हेनरी लॉ के थ्रू। ठीक, तो अमाउंट ऑफ गैस dissolved, amount of gas dissolved in liquid, dissolved in liquid is directly proportional to the pressure, वो भी कब, at constant temperature। तो ये हो गया हमारा हेनरी लॉ। ठीक, क्या होगा, हेनरी लॉ क्या बताता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, यहाँ क्या होगा, सीधी सी बात है, मतलब लिक्विड में गैस कैसे डिसॉल्व हो रही है। फॉर एग्जांपल स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं। ठीक, अगर हम हाई एल्टीट्यूड पर जाएं तो क्या होता, वहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, प्रेशर की कमी होती है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा डिसॉल्व होगा। ठीक, तो यहाँ क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो प्रेशर होगा वो मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। जैसे ही हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट लग जाएगा जिसको हम बोलेंगे हेनरीज कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, हेनरीज कांस्टेंट। P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स गैस। ये किसका होगा, ये जो मोल फ्रैक्शन है किसका होगा, गैस का। तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखें। ठीक, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हेनरी लॉ कहता क्या है, हमें पता है कि ये सॉल्युबिलिटी बता रहा है किसकी, गैसेस की। ठीक, तो सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा KH वैल्यू अगर ज़्यादा होगी, द मोर द KH वैल्यू द सॉल्युबिलिटी विल बी लेस। मतलब क्या, अगर हमारी KH वैल्यू ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। KH वैल्यू कम है मतलब हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये ध्यान देना और ये पॉइंट जरूर लिखें। ठीक, अब एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, इनका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक, सबसे पहली चीज़ सोडा कंटेनिंग सॉफ्ट ड्रिंक, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती हैं उनमें जो सोडा होता है CO2, उसको हाई प्रेशर पर सील किया जाता है। ठीक, सोडा कंटेनिंग सॉफ्ट ड्रिंक। साथ में जो हमारी बॉडी में क्या कहते हैं रेस्पिरेशन हो रहा है वो भी किसके थ्रू हो रहा है, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक, अगर हाई प्रेशर है तो सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की बढ़ जाएगी, अगर लो प्रेशर है तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। इसी तरह अगर हम हायर एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन कम नहीं होती, प्रेशर कम ज़्यादा होता है। ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, एनॉक्सिया कंडीशन आती है, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है मसल्स को, जिसकी वजह से बॉडी क्या होती है, थोड़ी सी टायर्ड फील करती है, मतलब थकी हुई फील करती है। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, अगर हम बात करें हाई एल्टीट्यूड, एट हाई एल्टीट्यूड। थर्ड, अगर हम बात करें स्क्यूबा डाइवर, गोताखोर, वो जब जाते हैं वाटर की सरफेस के थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से नाइट्रोजन, जो उनके ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी होती है, तो नाइट्रोजन जो है
प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से नाइट्रोजन गैस भी डिजॉल्व होने लगती है। जैसे जैसे वो ऊपर आएंगे तो नाइट्रोजन गैस क्या होने की, अनडिजॉल्व होने लगेंगी। तो यहाँ क्या होगा, नाइट्रोजन के बबल्स बन जाएंगे, ब्लड वेसल्स में नाइट्रोजन के बबल्स बन जाएंगे। अब जब बबल्स बनेंगे तो क्या होगा, नर्वस सिस्टम उसको अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो बॉडी पोस्चर होगा वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बेंट्स डिजीज। क्या बोलते हैं, बेंट्स डिजीज। अब इससे बचाव के क्या तरीके, हमें क्या करना पड़ेगा, उस ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी होगी और साथ में हमें क्या करनी पड़ेगी, हीलियम की मिक्सिंग करनी पड़ेगी। प्रिकॉशन के लिए हीलियम की मिक्सिंग करनी पड़ेगी। ठीक, अब यहाँ हेनरी लॉ खत्म हुआ, आगे देखते हैं। पॉज करो जरा, सांस ले लें। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वेपर प्रेशर। अभी वेपर प्रेशर क्या होता है, कोई भी लिक्विड ले लो, लिक्विड में क्या होंगे, उसके मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर वो थोड़ा सा बॉईल करेंगे उनको तो क्या होगा, ये वेपराइज होना चालू हो जाएंगे। तो वहाँ क्या, मॉलिक्यूल के पास क्या हो जाएगा, एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इसकी सरफेस पर, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इसकी सरफेस पर। तो यहाँ क्या होगा, जो ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन देखिए, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। मतलब लिक्विड के साथ वो वेपर क्या हो, आपस में इक्विलिब्रियम में। ठीक, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया नहीं कि वो वेपराइज कर जाएंगे। जैसे कि अगर पानी की बात करें, पानी में क्या होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा, वो जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपराइज हो जाते हैं, वेपर के फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक, तो वो जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे मॉलिक्यूल, उसको क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। उसके बाद देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर, देखिए यहीं पर बता देते हैं। अगर ये कोई लिक्विड है, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर ले लो, ठीक, ये कोई लिक्विड है। अब ये लिक्विड में क्या करेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा बॉईल करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ठीक, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या होगा, जो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, प्रेशर लगाना मतलब प्रेशर लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब वो क्या करेंगे, ये जो प्रेशर लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। एक ऐसा टाइम आएगा, इसको बॉईल करते जाएंगे, बॉईल करते जाएंगे, बॉईल करते जाएंगे, जो वेपर प्रेशर होगा जिसको हम बोल रहे हैं P0, वो किसके बराबर हो जाएगा, जो बाहर एक्सटर्नल प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसको हम बोलते हैं 1 atm, जो यहाँ सराउंडिंग में 1 atm है। ठीक, ऐसा समय आएगा, ऐसा टेम्परेचर आएगा जब ये वेपर प्रेशर और ये एक्सटर्नल प्रेशर आपस में इक्वल हो जाएंगे। उस पॉइंट के, उस समय के टेम्परेचर को बोलेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। आगे देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की यही डेफिनेशन है। नहीं, लोग तो कहते हैं कि बस बॉईल कर, जिस टेम्परेचर पर बॉईल हो जाए बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड सॉलिड, the liquid and solid phase are in equilibrium, are in equilibrium। मतलब क्या कि अगर कोई वाटर है, वाटर कितने पर फ्रीज करता है, वाटर कितने पर फ्रीज करता है, 0 पर। ठीक, अगर हम बात करें वाटर की, थोड़ा सा 0 से थोड़ा सा नीचे जाएंगे, टेम्परेचर माइनस में करेंगे तो क्या होगा, आइस का अमाउंट बढ़ने लगेगा। मतलब क्या कि अगर 0 से नीचे जाएंगे तो आइस का अमाउंट बढ़ने लगेगा, 0 से ऊपर जाएंगे तो लिक्विड का अमाउंट बढ़ने लगेगा, मतलब वाटर का अमाउंट बढ़ने लगेगा। तो इसका मतलब 0 पर क्या है, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम। तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अब आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर, जो कि मेन पार्ट है। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, सबसे पहला काम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो किस पर डिपेंड करेंगी, ना नेचर ऑफ
रिएक्टेंट पर डिपेंड करेंगी? नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करेंगी कि वो कैसा है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करेंगी। तो डिपेंड किस पर करेंगी? अगर हम वाटर में 2 जार ले लें, उसमें वाटर रखें 1 लीटर 1 लीटर, इसमें हमने क्या करा 2 टीस्पून शुगर डाली, यहाँ 3 टीस्पून शुगर डाली। तो ये बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? जितना अमाउंट बढ़ाते जाओगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। तो यहाँ इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अमाउंट पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो यहाँ क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, ना कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर। मतलब अब ये 4 टाइप की होंगी, देखिए कैसे 4 टाइप की होंगी। फर्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। सेकंड होगी RLVP, RLVP मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। ठीक, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या कि अगर हम वाटर में, वाटर कितने पर फ्रीज करता है 0 डिग्री पर, अगर हम उसमें शुगर मिला दें तो क्या होगा, 0 से ज़्यादा पर फ्रीज होगा कि 0 से कम पर? सोचिए, 0 से कम पर फ्रीज होगा। तो वहाँ क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। तो इसको हम बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जितना अमाउंट ऑफ शुगर डालते जाएंगे उतना ही टेम्परेचर कम होगा फ्रीज होने के लिए। तो इसका मतलब वो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रॉपर्टी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, अमाउंट ऑफ पार्टिकल पर। ठीक, नंबर ऑफ पार्टिकल पर। इसी तरह अगर हम बात करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अमाउंट बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था। ठीक, कैसे? अगर वाटर 100 पर बॉईल होता है, सबको पता है, ठीक, बच्चे को पता है, ठीक, तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर हम शुगर डाल दें या सॉल्ट डाल दें तो क्या होगा, 100 से प्लस पर बॉईल करेगा या 100 से माइनस पर, मतलब 100 से ज़्यादा या 100 से कम, 100 से ज़्यादा पर बॉईल करेगा। इसका मतलब क्या कि अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, ऐसा सॉल्यूट मिलाते हैं जो वेपराइज ना करे, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, जिसको हम बोल रहे हैं RLVP, मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। मतलब क्या कि ये जो चारों प्रॉपर्टीज़ हैं ये किस पर डिपेंड कर रही हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किस पर डिपेंड कर रही हैं, नेचर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ पार्टिकल, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल, कि नेचर ऑफ पार्टिकल्स के इंडिपेंडेंट है। ठीक, आगे देखते हैं। पहली चीज ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं, पाई से। इसका फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू CRT। नॉर्मली ये किस पर डिपेंड करेगा, ये पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब ये एक ऐसा प्रेशर है, मतलब अगर हम बात करें कि अगर हमें ऑस्मोसिस को स्टॉप कराना है तो जितना प्रेशर हमें लगाना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो भी प्रेशर लगेगा, प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, मतलब ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो भी प्रेशर अप्लाई होगा, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए क्या होगा, जो भी प्रेशर अप्लाई होगा उसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये एक प्रकार की क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी CP। ठीक, कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर, इन दोनों में से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है, ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या है, पाई इज इक्वल टू CRT। इसका एक मॉडिफाइड फॉर्म है, पाई इज इक्वल टू ICRT। क्या होगा, ICRT। ठीक, तो लिख लीजिए जल्दी से। जहाँ ये C क्या होगा, कंसंट्रेशन, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर जो अप्लाई करेंगे। ठीक, और I क्या है, वांट ऑफ फैक्टर, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, वांट ऑफ फैक्टर, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या करना है। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक बहुत पूछा जाता है, ये लिख लिया। ठीक है, आइसोटोनिक क्या होते हैं,
आइसोटोनिक का मतलब होता है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन, मान लो अगर हम ये बोले ए या ऐसे बोल दें आइसोटोनिक ए और बी, ये बीच में क्या लगा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि किसकी बनी हो सकती है, सेलुलोज एसीटेट की। किसकी बनी हो सकती है, आर्टिफिशियल जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं। क्या मूव करते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होंगे, जैसे अगर हम बात करें इसकी कंसंट्रेशन Ca हो गई, इसकी कंसंट्रेशन Cb हो गई, अगर आपस में, भैया सीधी सी बात है, इसका जो टेम्परेचर, ये एक ही जार है, बीच में खाली SPM लगा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ क्या होगा, अगर A और B की बात करें तो इसका टेम्परेचर दोनों का सेम ही होगा, T1 = T2, ठीक। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दोनों के लिए सेम होगा, तो इसके लिए π1 πA πB, ठीक, πA और πB। तो यहाँ क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा CaRT CbRT, ठीक। तो अगर ये दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन। πA = πB, ये हम ये सीधे कर लें, π1 = π2, मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, आइसोटोनिक, ठीक। इसी तरह अगर हम बात करें, ये कब सेम होगा, जब C1 = C2, दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाए तो ये क्या होगा, आइसोटोनिक, ठीक। हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है, आगे देखते हैं। हाइपरटोनिक ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। हाइपरटोनिक मतलब जिस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हायर हो, मतलब ज़्यादा हो, हाइपर हो, ठीक, हायर देन अदर। हाइपोटोनिक की बात करें, ऑस्मोटिक प्रेशर इसका क्या होगा, हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब लेस, हाइपर मतलब मोर, ठीक। तो यहाँ क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर दूसरे सॉल्यूशन के रेफरेंस में कम है तो क्या बोलेंगे उसको, सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक, OP इज लोअर देन अदर या लेसर देन अदर, OP इज लेसर देन अदर। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है, RO जैसे हम लोग के घर में लगा होता है वाटर, RO वाटर हम लोग पीते हैं, वो किसके थ्रू होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रेशर के थ्रू, ठीक। तो यहाँ क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर से, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो पहली बात तो ये बताइए, ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो कि क्या कर दे, ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दे, ठीक, ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दे। इसका मतलब अगर हम यहाँ देखें, अगर ये सॉल्यूशन जा रहा है, सॉल्वेंट मूव कर रहा है, तो ये तब तक के मूव करता रहेगा, जब तक के क्या हो ना हो, बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर इक्वल ना हो जाए। जैसे ही इक्वल हुआ तो ऑस्मोसिस, ये प्रोसेस कौन सी है, ऑस्मोसिस, ये स्टॉप हो जाएगी, उस समय के प्रेशर को बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। और उल्टा देखिए, जो बाहर से अगर हम P एक्सटर्नल लगाएंगे, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये जो ऑस्मोसिस हो रही थी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर इस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाए तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इस टॉपिक वांट ऑफ फैक्टर, इसको I से डिनोट करते हैं, I। ये क्या होता है, एक प्रकार की क्या है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से भी पूछा जा सकता है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक। I = क्या होता है, कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व, कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व्ड, कैलकुलेटेड कह लो या नॉर्मल कह लो। अगर मोलर मास की बात करें तो क्या होगा, कैलकुलेटेड मोलर मास या नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, ठीक। ऑब्जर्व्ड को हम थ्योरेटिकल भी, ऑब्जर्व्ड को हम एक्सपेरिमेंटल भी बोल सकते हैं, ठीक। आगे देखते हैं I होता क्या आखिर। अब जैसे कि हम जानते हैं कि NaCl है, NaCl किस में डिसोसिएट होगा,
Na प्लस प्लस Cl माइनस में, कि ठीक है। स्टार्टिंग में अगर हम ये बोलें कि ये 1 था, जब टाइम 0 था तो ये 1 था और ये 0 0, टाइम थोड़ा सा घटा या सॉरी टाइम बढ़ा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा अल्फ़ा बनेगा, ये 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, ये अल्फ़ा बनेगा तो ये अल्फ़ा घटेगा, ठीक। तो टोटल मोल्स कितने हो गए, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, एक से एक कैंसिल, यहाँ क्या बचा 1 प्लस अल्फ़ा। तो यही हो गई आई की वैल्यू 1 प्लस अल्फ़ा। तो इसको याद करने की टेक्निक सीधे सी बात है, ये तो हमने निकालने के लिए देख लिया। अगर हमें इक्वेशन करना है, सॉल्व करना है, तो वहाँ निकालने नहीं बैठेंगे, ठीक। तो यहाँ क्या होगा, I इज इक्वल टू Na प्लस Cl माइनस, तो यहाँ कितने NaCl कितने पार्टिकल में पार्ट में टूट रहा, 1 प्लस 1 2, तो उनमें से एक तो हो गया 1 प्लस कन्फर्म, मतलब 1 कन्फर्म हो गया, एक कन्फर्म हो गया, बाकी बचे अल्फ़ा, तो 1 प्लस अल्फ़ा, ठीक। इसी तरह अगर हम बोले AlCl3 कैसे ब्रेक डाउन होगा, Al प्लस 3 माइनस प्लस 3Cl माइनस, तो इसके लिए क्या होगा, इसमें टोटल पार्टिकल कितने 1 प्लस 3 कितने हो गए 4, तो उनमें से एक तो कंफर्म है, बाकी बचे अल्फा, तो 4 में एक कंफर्म हो गया, बाकी बचे क्या कितने 3 अल्फा, तो 1 प्लस 3 अल्फा। इसी तरह जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, अल्फा क्या है, सबसे पहली चीज तो अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और बीटा होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो देखिए यहाँ क्या करना है, अगर हम बात करें आई किसके लिए 1 होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, कभी कभी इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन, जैसे कि शुगर हो गया, सुक्रोज लिख के दे दें, ग्लूकोज दे दें, ग्लूकोज, यूरिया, इन सब के लिए आई की वैल्यू क्या होगी, इन सब के लिए आई की वैल्यू 1 होगी, तो ये याद रखना, ठीक। बाकी NaCl होगा तो 1 प्लस अल्फा, Al2। देखते हैं राउट्स लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ क्या होगा, ये जो पार्शियल प्रेशर है, सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा, उसके वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन पर, किस पर, मोल फ्रैक्शन पर। अगर यही कंडीशन दो वॉलेटाइल लिक्विड, मतलब वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, वेपराइज हो जाना, है ना, तो वेपराइज हो जाने वाले लिक्विड्स के लिए क्या होगा, तो PT इज इक्वल टू, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB, ठीक। आगे देखते हैं अनदर फॉर्म ऑफ राउट्स लॉ, जिसको हम बोलते हैं RLVP का मतलब होता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जैसे ही आप पानी में चीनी मिलाओगे, चीनी है क्या, नॉन वोलेटाइल, और वाटर क्या है, पानी क्या है, वोलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक। जैसे ही आप मिलाओगे उसका वेपर प्रेशर लो डाउन हो जाएगा, ठीक। तो वहाँ क्या हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, ठीक। ये एक प्रकार की कैसी प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम देखेंगे कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करेंगे किसमें, वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो क्या होगा, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स क्या होंगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक। अब क्या करें, कभी कभी क्या होता है कि जो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं वो सॉल्वेंट के अमाउंट के कंपैरिजन में बहुत कम होते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं n प्लस n विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, ठीक। अब ये P0 और PS क्या है, P0 है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक। और ये PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू n बाई n प्लस n, ये हो गया हमारा राउट्स लॉ। आगे देखते हैं क्या है, देखते हैं दो टाइप के होते हैं सॉल्यूशन, दो टाइप के होते हैं, देखते हैं यहाँ क्या। एक होगा आइडियल सॉल्यूशन किनको बोलेंगे, जो राउल्ट लॉ फॉलो करेंगे, और एक होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो राउल्ट लॉ फॉलो नहीं करेंगे, दे ओबे राउल्ट्स लॉ। इसमें क्या होगा, अगर हम सीधी सी बात है डेल्टा V मिक्सिंग, मतलब 1 लीटर पानी मिलाएंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, 2 लीटर। तो क्या हो गया, हमने सोचा, प्रिडिक्शन भी किया था कि 2 ही लीटर मिलेगा, और आंसर में जब वो फाइनल रिजल्ट आया वो भी 2 ही लीटर था। तो मतलब जैसा हमने देखा
जैसा सोचा वैसा ही रिजल्ट आया, उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो वहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, मतलब कहीं ना वाटर का लॉस हुआ ना गेन हुआ, तो डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, डेल्टा एच। इसी तरह एंथैल्पी में भी क्या होगा, डेल्टा वी एच मिक्सिंग विल बी जीरो। ठीक, अब यहाँ क्या होगा, ये राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, दे डोंट ओबे राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक, जैसे कि अगर हम बात करें डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग, अगर हम 1 लीटर वाटर 1 लीटर मिल्क मिलाते हैं तो भैया रिएक्शन होगी, तो वहाँ क्या होगा कि हो सकता है कि 2 लीटर प्रोडक्ट ना मिलकर हमें 2 से ज़्यादा मिल जाए या 2 से कम मिल जाए। इसी तरह एंथैल्पी या तो जितनी हमने प्रिडिक्शन करी है उससे ज़्यादा मिल जाए या तो उससे कम मिल जाए, मतलब कोई चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं होगा, चेंज यहाँ नहीं होगा। तो चेंज नहीं होगा तो इसको बोलेंगे डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जीरो, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग विल बी जीरो। बट नॉन आइडियल के केस में नॉट जीरो। ठीक, इसके एग्जांपल क्या है, बेंजीन प्लस टॉल्विन, अगर हम बेंजीन और टॉल्विन को मिलाएंगे, बेंजीन प्लस टॉल्विन मिलाएंगे तो यहाँ क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, मतलब ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, मतलब 1-1 लीटर मिलाया दोनों को तो 2 ही लीटर बनना है। ठीक, इसी तरह एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। ठीक, अब इसमें 2 टाइप के होंगे, तो 2 टाइप के कौन से होंगे देखते हैं। पॉजिटिव डेविएशन, मतलब जो हमने सोचा कि 2 लीटर बनना चाहिए तो 2 से ज़्यादा बन जाए, तो ये पॉजिटिव डेविएशन, और ये नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन होगा। ठीक, अब देखते हैं आगे पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये 2 टाइप के होंगे, कौन कौन से, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और एक होगा नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। इसमें कुछ नहीं याद करना है, बस डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 से ज़्यादा होगी। ठीक, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 से ज़्यादा होगी, तो पॉजिटिव डेविएशन, मतलब जो भी 0 से ज़्यादा वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ही होगी। तो पॉजिटिव डेविएशन, अगर डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब अगर हम 1 लीटर मिलाएं तो 2 से कम हो, प्रेडिक्शन तो हमारा 2 है बट उससे कम वैल्यू आए तो वहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन, जो कि 0 से कम होगी, लेस देन 0। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर देखें, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखना चाहें तो यहाँ क्या होगा, इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर। ठीक, साथ में मेथनॉल प्लस वाटर, मेथनॉल प्लस वाटर प्लस वाटर, एसीटोन, एसीटोन प्लस इथेनॉल, मतलब जो भी अल्कोहल वाले होंगे वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। ठीक, और जो मतलब अगर किसी के कंपोजिशन में एक भी कोई भी अल्कोहल हो गया तो ये समझ लो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक, आगे देखते हैं क्या, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि फिनॉल प्लस एनिलीन, और यहाँ हो जाएगा एक नेक्स्ट एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो ये अगर मिलाएंगे तो यहाँ क्या होगा, 1-1 लीटर मिलाएंगे तो उससे कम आएगा, अगर 1-1 लीटर मिलाएंगे तो उससे ज़्यादा होगा। तो यहाँ ये पॉजिटिव डेविएशन हो गया, ये नेगेटिव डेविएशन हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। तो ये देखते हैं नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम डेल्टा TB से डिनोट करेंगे। इसमें होता क्या है कि देखिए, अगर आप वाटर में, पानी में चीनी घोलोगे, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे उसमें चीनी घोली तो वो क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, 100 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट राइज किया ना, एलिवेट किया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये होगा क्यों, तो ये एक प्रकार की क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये होगा क्यों, जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्योर सॉल्वेंट में, ऐसा वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हुआ, हमें वेपर प्रेशर जैसे ही कम होगा हमें और टेम्परेचर लगाना पड़ेगा उसको बॉईल करने के लिए। तो वहाँ क्या हो जाएगा, एज अ रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। KB यहाँ क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक, अब यहाँ क्या है, अगर आपको NaCl दे दिया जाए और ग्लूकोज दे दिया जाए तो वहाँ 2 फैक्टर काम करेंगे, I
भी वर्क करेगा, जिसको हम बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर, जो कि क्या होता है वांट ऑफ फैक्टर। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी, ठीक। अब मोलैलिटी को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ क्या होगा, डब्ल्यू बाई एम डब्ल्यू इंटू 1000 बाई कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम। तो ये हो गया हमारा क्या, डेल्टा टी बी या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे अमाउंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट राइज करता जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें नेक्स्ट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं। ये भी एक प्रकार की क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा टी बी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ देखिए क्या करना है, जैसे ही हम क्या करेंगे, ऑन मिक्सिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर जो होगा, वेपर प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही हम मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर वहाँ डिक्रीज होगा। एज अ रिजल्ट फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, एज अ रिजल्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। जिसमें क्या होगा, अगर हम बात करें वाटर होता है, वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज करते हैं। जैसे ही उसमें चीनी या क्या कहते हैं, चीनी ले लो या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ले लो, तो जैसे ही उसमें मिक्स करेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, 0 से कम पर फ्रीज होगा। इसका मतलब क्या कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, वो कम हुआ ना, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं के एफ इंटू मोलैलिटी। यहाँ क्या होगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, ठीक। इसी तरह अगर हम बात करें डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू मोलैलिटी हो सकता है, मतलब वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है, इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आई क्या है यहाँ, वांट ऑफ फैक्टर, और साथ में इसके आई के एफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब क्या है कि डब्ल्यू बाई एम डब्ल्यू इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000, ठीक। एक तो ये फॉर्मूला हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। फिर उसके बाद अगर हम बात करें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ डब्ल्यू इंटू 1000 बाई एम डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू, ठीक। के एफ क्या है यहाँ पर, के एफ है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक। ये यहाँ हमारा सॉल्यूशन के मेन टॉपिक खत्म हो गया। अब आगे देखते हैं क्या होगा। आगे देखते हैं कि अगर हम बात करें, जैसे कि 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। 3 क्वेश्चन करते हैं सीधे। ये बताइए, अगर हमें 0.1 मोलर BaCl2 दिया गया, 0.1 मोलर BaCl2 दिया गया, 0.1 मोलर NaCl दिया गया, तो भैया सबसे पहली चीज़ इसका क्या करें, I इक्वल टू 1 + 2 अल्फा होगा, ठीक। इसका I इक्वल टू 1 + अल्फा होगा। तो इसके लिए अगर हम बात करें कि क्या होगा, इनमें से मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या हम ये कह लें कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा टी बी इक्वल टू आई के बी इंटू मोलैलिटी। आई जिसका ज़्यादा होगा उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट 0.1 BaCl2 बैरियम क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किससे, NaCl के, ठीक। इसी तरह अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है आई के एफ इंटू मोलैलिटी। तो सीधी सी बात, ये एक कांस्टेंट है, मोलैलिटी दोनों की सेम है, मोलैलिटी लिख लिया है, मोलैलिटी ले लेते हैं, चलो मोलैलिटी दोनों की सेम है। तो ये डेल्टा टी एफ डिपेंड किस पर करेगा, आई पर, और आई किसका ज़्यादा है, आई BaCl2 का ज़्यादा है NaCl से, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा बताइए, फ्रीजिंग पॉइंट BaCl2 का ज़्यादा कम होगा एज कम्पेयर टू NaCl। तो फ्रीजिंग पॉइंट किसका कम होगा, कितना ज़्यादा डिप्रेस होगा, जितना ज़्यादा आई उतना ही ज़्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब उतना ही कम फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक। तो जितना ज़्यादा आई वांट ऑफ फैक्टर उतना ही ज़्यादा डिप्रेशन, उतना ही कम फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये याद रखिएगा, दोनों में फ्रीजिंग पॉइंट किसका
इसका कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा। ठीक, तो आगे देखते हैं। एक नोट लिख लीजिए छोटा सा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक, अगर हम बात करें मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर कितनी होती है, 55.55 मोलर। ये याद कर लीजिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, इतना समझ गए। वाटर के लिए मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों ही सेम होती है, किसके लिए, फॉर वाटर। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।